8 से 10 दिनों के भीतर भाजपा आला कमान 40 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। अमित शाह ने रांची आकर यहां के नेताओं से साफ कहा, हमें किसी भी हाल में सरकार बनानी है। भाजपा चाहती है वक्त रहते हुए काफी पहले 40 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाए, खासकर सारे आदिवासी सीटों पर, ताकि चुनाव प्रचार करने का और तैयारियों का पूरा मौका मिल जाए। जब बहुत पहले यह साफ हो जाएगा किन क्षेत्र से, किस विधानसभा से कौन से प्रत्याशी उतरेंगे, तब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और फिर वो अपनी जीत के लिए रणनीतियां बना पाएंगे, प्रचार कर पाएंगे। तब सवाल ये उठता है, जब 40 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा, जिसमें 28 जितने आदिवासी सीट हैं उन पर प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा, तो फिर सवाल ये उठने लगा है कि बाबूलाल मरांडी इस पर कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, अर्जुन मुंडा कहां से चुनाव लड़ेंगे, गीता कोड़ा कहां से चुनाव लड़ेंगी, इसके अलावा क्या सीता सोरेन चुनाव लड़ेंगी या उनकी बेटी लड़ेंगी, अगर बेटी लड़ेंगी तो कहां से लड़ेंगी, इसके अलावा जो भाजपा के कद्दावर नेता रहे जिनको विधानसभा चुनाव लड़ाना है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। साथ ही साथ हमारे विश्लेषण का एक हिस्सा होगा, चाहे वो संथाल परगना हो, कोल्हान प्रमंडल हो, उत्तरी छोटानागपुर हो, दक्षिणी छोटानागपुर हो या फिर पलामू प्रमंडल, भाजपा क्या सोच रही है, वो किन जगहों पर अपना पलड़ा भारी मान रही है और कहां वो तैयारी के लिए क्या कुछ कर रही है। आज ये तमाम सवाल जो हैं वो हमारे विश्लेषण का हिस्सा होगा। साथ ही साथ हम बांग्लादेशी घुसपैठ के मसले पर बात करेंगे, वाकई में क्या ये मुद्दा बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है। आप यकीन मानिए, जब झारखंड के विधानसभा का चुनाव का प्रचार होगा उस वक्त बीजेपी एक ही मुद्दे पर केंद्रित रहने वाली है, वो है बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफिक जो माहौल है, डेमोग्राफी जो है उसको, उसके बिगड़ने की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अमित शाह जब रांची आए तो अपने नेताओं से क्या कुछ कहा, क्या कुछ स्पष्ट आदेश दिया है, हम वो आपको बता देते हैं। अमित शाह ने भाजपा के छोटे बड़े नेताओं को स्पष्ट टास्क दिया है, भाजपा को किसी भी तरह सत्ता में लाना है। उन्होंने कहा भाजपा को 28 आदिवासी रिजर्व सीटों में से कम 14 सीटें जीतनी है, इसके लिए जोर शोर से तैयारी करें। उन्होंने अर्जुन मुंडा से अलग से मुलाकात की, पार्टी सभी बड़े आदिवासी नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़वाएगी, ये साफ है। अमित शाह ने कहा प्रदेश बीजेपी सामान्य सीटों पर परंपरागत वोटर्स को साधते हुए आगे बढ़े। परंपरागत वोटर्स मतलब आप समझ सकते हैं, सवर्ण वोटर, इसके अलावा जो वैश्य समाज है, जो उनके परंपरागत वोटर्स रहे हैं, जो शहरी वोट रहा है, उनको साधने की बात कही है। इस तरह कुछ भी करने को नहीं कहा है, जो बीजेपी का परंपरागत वोटर है वो उससे छिटके। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में जिन 52 सीटों पर बीजेपी ने लीड किया, उन सीटों को केंद्र में रखकर सारी रणनीतियां बनाई जाए। अमित शाह ने कहा 2024 का चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। एक और कंफ्यूजन जरूर क्रिएट किया है, उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम की बात नहीं की है और इस वजह से अलग अलग जगहों पे इसको लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो अमित शाह ने जो कहा यहां आकर वो हमने आपको बता दिया। तो अब कंफ्यूजन लोगों के मन में आ रहा है कि अमित शाह ने ऐलान नहीं किया, तो फिर अगर भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, बाबूलाल मरांडी होंगे या फिर अर्जुन मुंडा, क्योंकि दोनों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। अर्जुन मुंडा भी जो है वो समकक्ष आते हैं बाबूलाल मरांडी के। तो बाबूलाल मरांडी को लेकर आपको बताएंगे हमारे साथी विवेक पांडे। वैसे भी झारखंड बीजेपी में ओबीसी का मुद्दा और ओबीसी में भी खास वैश्य वर्ग की राजनीति खास करके चलती है, इनको हमेशा प्रमुखता में रखा जाता है। भाजपा को 14 आदिवासी सीटें कम से कम जीतनी है, जैसा टास्क अमित शाह ने यहाँ के लोकल नेताओं को दिया है। आपको बता दें कि अब सवाल ये उठता है कि आखिर बाबूलाल मरांडी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसकी चर्चाएँ हो रही है। आपको बता दें कि आज तक बाबूलाल मरांडी ने किसी भी आदिवासी सीट से चुनाव नहीं लड़ा है। अब चर्चा है कि आखिर वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, आदिवासी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसकी चर्चाएं हो रही है। आपको बताते चले कि दक्षिणी छोटा नागपुर की हम बात करें तो दक्षिणी छोटा नागपुर वो सीट है जहां मुंडा, उराव और खड़िया जनजाति बहुल मात्रा में रहती है। ऐसे में बात चल रही है कि खिजरी विधानसभा सीट से भी
बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हो रही है। कोल्हान की हम बात करें तो कोल्हान में भी उनकी स्थिति बेहतर है, क्योंकि सरायकेला और घाटशिला की सीट संथाल बहुल सीट है, तो इस सीट की भी चर्चा हो रही है बाबूलाल मरांडी के लिए। बाबूलाल मरांडी संथाल परगना से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने दुमका लोकसभा की सीट से 2 बार चुनाव लड़कर जीता है, 1998 और 1999 में। एक बार उन्होंने शिबू सोरेन को चुनाव में हराया है और दूसरी बार उनकी पत्नी को चुनाव में हराया है। तो चर्चा में ये भी बना हुआ है कि दुमका सीट भी जो है वो बाबूलाल मरांडी के लिए सुरक्षित सीट मानी जा रही है। अब देखना है कि बाबूलाल मरांडी जो है वो एसटी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हैं या फिर जो जनरल सीट है वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। 4 बार बाबूलाल मरांडी जी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा है और चारों बार वो गैर आदिवासी सीट से चुनाव लड़े हैं। शुरुआत उन्होंने रामगढ़ का उपचुनाव लड़कर किया था। अब सवाल है कि आखिर बाबूलाल मरांडी कौन सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनका जो गृह जिला है वो गिरिडीह है और उनका जो पसंदीदा क्षेत्र है वो कोडरमा है, लेकिन इनमें से कोई भी सीट जो है वो आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट नहीं है। तो बाबूलाल मरांडी किसी से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर जो संभावनाएं हैं, जो चर्चा चल रही है सियासी गलियारों में, वो हमने आपको बता दिया। अब बात करेंगे अर्जुन मुंडा की, जो एक बड़ा कद रखते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव खूंटी से हार गए। हालांकि पिछली बार जीते तो बहुत बड़ा अंतर नहीं था, उस वक्त भी वोटों का अंतर मात्र 1445 वोट था। इस बार हार गए और अब खबर है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अमित शाह और मोदी का ये साफ संदेशा है कि जितने भी बड़े कद्दावर नेता हैं जो लोकसभा में चुनाव हारे हैं, हर किसी को विधानसभा चुनाव लड़ना है। खास करके आदिवासी सीटों को कवर करने के लिए आदिवासी सीट 28 सीटों में 14 सीटें किसी भी हाल में जो है वो भाजपा जीतना चाहती है। तो खरसावा से अर्जुन मुंडा 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अब वो सीट सुरक्षित नहीं है। अब पोटका सीट को सेफ माना जा रहा है। इसके अलावा खबर यह है कि बाबूलाल मरांडी रांची के खिचड़ी से चुनाव लड़ सकते हैं और जो अर्जुन मुंडा हैं वो खूंटी के तोरपा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। अर्जुन मुंडा को यानी खूंटी के तोरपा से चुनाव लड़ाने की बात जो है अर्जुन मुंडा को लेकर चल रही है। इसके अलावा भाजपा के पास कांग्रेस से लाई गई गीता कोड़ा और जेएमएम से आए सीता सोरेन हैं। जगन्नाथपुर जो मधु कोड़ा परिवार का कह लीजिए, गीता कोड़ा के परिवार का कह लीजिए, उनका वो कह सकते हैं कि मजबूत गढ़ रहा है जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा चुनाव लड़ सकती हैं और ये संभावना जताई जा रही है कि अगर गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से चुनाव लड़ती हैं तो उनके जीतने की संभावना जो है वो काफी ज्यादा होगी। इसके अलावा सीता सोरेन इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी क्योंकि वो उड़ीसा की हैं और इसलिए जेएमएम ने इस मुद्दे को उठाया। तो अगर वो विधायक का चुनाव जीत भी जाती हैं तो फिर उनको मेंबरशिप रद्द उनकी हो सकती है। इसलिए खबर यह है सीता सोरेन की बेटी जो है वो जो जामा रिजर्व सीट है आदिवासियों के लिए, वहां से चुनाव लड़ने की संभावना है। अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर भाजपा कमजोर तरीके से फाइट करने वाली है और वहां पर जिताऊ उम्मीदवार की कमी है, जो भाजपा खुद इस बात को कबूल कर रही है। ये जो है सूत्रों के हवाले से खबर है, जिसमें बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, शिकारीपाड़ा, महेशपुर, दुमका में भाजपा को लगता है कि जिताऊ उम्मीदवार की कमी है। इसलिए आपने खबरों में लगातार सुना होगा कि भाजपा इस मूड में है कि कई ऐसे सिटिंग विधायक भी जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं उनको बदला जाए और वैसे विधानसभा सीट जहां पर उनको लगता है कि हमारे पास जिताऊ उम्मीदवार नहीं है, उनके लिए एक मजबूत प्रत्याशी का ऐलान किया जाए उन क्षेत्रों से जो ग्राउंड पर रहते हैं, जिनके ग्राउंड में पॉपुलैरिटी है, जो ग्राउंड में लोगों की सेवा करने के तैयार रहते हैं। भाजपा के पास वो सर्वे भी पहुंच चुका है, उन प्रत्याशियों के पैनल पहुंच चुके हैं, पैनल में नाम पहुंच चुका है। बस अब जो है बीजेपी आलाकमान उन नामों की घोषणा करेगी। आगे की जानकारी आपको देंगे हमारे साथी विवेक पांडे। थोड़ी चर्चा हम आदिवासी रिजर्व सीटों की कर ले। आपको बता दें कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में एक भी आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट नहीं है। बात करें संथाल की तो संथाल में 18 विधानसभा सीटों में से 7 विधानसभा सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व है। इनमें बोरियो, लिट्टीपाड़ा, बरहेट, महेशपुर, दुमका, शिकारीपाड़ा और जामा की सीट है। अब बात करें दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की तो इसमें कुल
15 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 11 सीट जो है वो एसटी रिजर्व सीट है, आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट है। इसमें खिजरी, खूंटी, तमाड़, तोड़पा, सिमडेगा, मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, कोलाबीरा और लोहरदगा सीट जो है वो एसटी रिजर्व सीट है। वही हालात जो है वो कोल्हान की है। कोल्हान में 14 विधानसभा की सीटें हैं, इनमें से 13 सीट जो है वो इंडिया अलायंस के पास है और 1 सीट सरयू राय के पास है। आपको बता दें कि जो उम्मीद जताई जा रही है कोल्हान से, इस बार सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि भाजपा जो है वो कोल्हान से 2 सीट जीत सकती है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि भाजपा की तरफ से क्या तैयारी और क्या रणनीति रहती है, इस पर रिजल्ट डिपेंड करेगा, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से और वहाँ के लोकल रणनीतिकारों के हवाले से जो खबरें निकल के सामने आ रही है, तो 2 सीटों पर जो है वो मजबूत बताई जा रही है भाजपा। अब हम बात करें दक्षिणी छोटा नागपुर की, तो वहाँ भी भाजपा का वही हाल है। सुदर्शन भगत, डॉक्टर अरुण उरांव, समीर उरांव को उतारा जाना लगभग तय माना जा रहा है। इस इलाके में ईसाई और मुस्लिम वोटर जो है वो बहुतायत संख्या में है। ऐसे में 11 आदिवासी सीटों में से कितनी सीटें जीतेगी भाजपा, ये जो है वो समय ही बताएगा। हालांकि अभी दक्षिणी छोटा नागपुर से भाजपा के 2 ही विधायक हैं और खूंटी और तोरपा के वो विधायक हैं। खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा और तोरपा से कोचे मुंडा विधायक हैं। अब हम कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में 14 सीटें हैं, जिनमें से 9 एसटी रिजर्व सीट है। घाटशिला, पोटका, खरसावा, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर। और पलामू प्रमंडल की हम बात करें तो पलामू प्रमंडल में 1 सीट है जो आदिवासी रिजर्व सीट है, वो है मनिका। तो हमने कुल 28 आदिवासी रिजर्व सीटों की चर्चा की कि आखिर वो कौन कौन से प्रमंडल में आते हैं, और सभी की जानकारी हमने आपको दी। पूरे नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल में एक भी सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट नहीं है। और आपको बता दें, पलामू, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, बोकारो, धनबाद या तो एससी के लिए रिजर्व सीट है या फिर जनरल सीट है। आपको बताते चले कि मनिका, जिसकी चर्चा हमने की थी, जो कि पलामू प्रमंडल में एकमात्र एसटी रिजर्व सीट है, वो चतरा लोकसभा के अंदर आता है, लेकिन उसका जिला लोहरदगा पड़ता है। भाजपा झारखंड के आदिवासी अध्यक्ष को आखिर किस सीट से चुनाव लड़ाती है, ये देखने के लिए बात होगा कि आखिर वो आदिवासी के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये देखने वाली बात है और यही सवाल अभी बना हुआ है। अब सवाल ये है कि मुद्दा कौन सा रहने वाला है। बीजेपी का एक ही एजेंडा है। आप भी इस बात को समझ गए होंगे कि वो बांग्लादेशी घुसपैठ के मसले को उठाना चाह रही है और आदिवासियों के अस्तित्व से इसे जोड़ना चाह रही है। ग्राउंड पर इसका असर होता हुआ भी दिख रहा है। भाजपा के एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर इनकी आला कमान बार बार बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र कर रहे हैं, आदिवासी बेटियों और उनके आबरू की बात कर रहे हैं और डेमोग्राफी चेंज होने की बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये हाल रहा तो आदिवासियों की जनसंख्या खत्म हो जाएगी और वो मुस्लिम बहुल आबादी हो जाएगा। और बाकायदा इसको लेकर डेटा का भी जिक्र करते हैं जो पहले हुआ करता था और अब जो आदिवासियों की जनसंख्या जिस तरह से घटी है और मुस्लिम समुदाय के लोगों की जनसंख्या बढ़ी है, इस मसले को बार बार जो है वो उठा रहे हैं। और इसमें एक बड़ी चीज ये हो गई कि हाईकोर्ट की टिप्पणी आ रही है लगातार। ये अधिकारियों को कहा कि आप जो है इस पर रिपोर्ट पेश करिए और बार बार हाईकोर्ट फटकार भी लगा रही है जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज को लेकर के। तो इस मसले पर जो और जरूरी जानकारी है आपको बताएंगे हमारे साथी विवेक पांडे। भाजपा का कहना है कि इंडिया अलायंस की सरकार के दौरान संथाल परगना के कई बूथों की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बदल गई है। इसके कारण आदिवासियों का हक मारा जा रहा है। बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ को अपना मुद्दा बनाया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कहा गया है कि राज्य की 1476 बूथों की डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है। पिछले 5 साल के दौरान मतदाताओं की संख्या इन बूथों पर 123% बढ़ गई है। ये जो आरोप है वो भाजपा ने सीधे तौर पर हेमंत सरकार पे लगाया है कि हेमंत सरकार के दौरान जो इन 1476 बूथ है वहाँ की डेमोग्राफी बदल गई है और वहाँ पे मतदाताओं की संख्या 123% बढ़ गई है। बीजेपी ने कहा है राजमहल, बरहेट, पाकुड़, महेशपुर, जामताड़ा, मधुपुर, मझगांव, हटिया, बिशुनपुर, लोहरदगा में पिछले 2019 के चुनाव के मुकाबले 123%
मतदाता बढ़ गए हैं। तो ये रिपोर्ट चुनाव आयोग को भाजपा ने सौंपी है। तो हमने झारखंड के सभी राजनीतिक विषयों की चर्चा आपसे की, चाहे झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का बात हो, चाहे अर्जुन मुंडा या बाबूलाल मरांडी में से किसको सीएम बनाना हो, चाहे झारखंड के जो प्रमुख प्रमंडल है वहाँ की किन किन आदिवासी सीट पे भाजपा मजबूत है, कमज़ोर है, सभी की चर्चा हमने आपसे की। आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।